नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चौहानों के संदर्भ में बात की थी और चौहानों में हम पृथ्वीराज चौहान को देख रहे थे। वहां हमने पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा, कुछ तथ्य उनके पारिवारिक सदस्यों के बारे में, उसके प्रधानमंत्रियों के बारे में देखा, दरबारियों के बारे में देखा और लास्ट टाइम पे हमने पृथ्वीराज चौहान की जो प्रारंभिक उपलब्धियां थी उनके बारे में देखा। अब हम पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जो सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। यानी कि हमारा पॉइंट होगा पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी। दोस्तों, यहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो संबंध बने, जो शत्रुता हुई, उस शत्रुता का कारण अगर हम जाने तो हमें थोड़ा सा इतिहास में पहले जाना होगा। मोहम्मद गोरी जो है वो गजनी से आया था। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य जो है वो दिल्ली तक फैला हुआ था और मोहम्मद गोरी ने जब आगे बढ़ते हुए यहां भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया और भटिंडा को उस समय कहा जाता था तवर हिंद। जब मोहम्मद गोरी ने आगे बढ़ते हुए भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया और भटिंडा में अपनी सेना सजा दी, तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सीमाएं जो है वो आपस में टकराने लगी, क्योंकि भटिंडा पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं के अंदर आता था। इसलिए भटिंडा को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में एक वैमनस्य उत्पन्न हुआ और वो वैमनस्य इतिहास की एक बड़ी लड़ाई के एक निर्णायक युद्ध के रूप में सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर तो सबसे मेन रीजन तो इनके बीच में हो गया कि मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा पर आक्रमण कर लेना या अधिकार कर लेना। दूसरा हम ये ले सकते हैं कि मोहम्मद गोरी की साम्राज्यवादी नीति और तीसरा हम ये ले सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्यवादी नीति। तो इस किले पर जब मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया भटिंडा यानी तवर हिंद के किले पर, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में दो युद्ध हुए और दोनों ही युद्ध एक निर्णायक युद्ध के रूप में भारतीय इतिहास में एक बड़े युद्धों के रूप में जाने जाते हैं। और वो युद्ध हुए तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो अब हम बात करेंगे तराइन के युद्धों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनके बीच में जो तराइन के युद्ध हुए, तो वास्तविकता में ये तराइन कहां पे है, तराइन का मैदान कहां पे है? तो तराइन के मैदान को उस समय कहा जाता था तरावड़ी का मैदान। और तरावड़ी का मैदान या तराइन का मैदान पड़ता था करनाल में, और करनाल वर्तमान में है हरियाणा में। तो वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में जो तराइन का मैदान है उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो निर्णायक युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ तराइन का फर्स्ट युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया 1191 ईस्वी में। अब विजय किसकी हुई? तो इसमें देखें तो पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी, इसमें विजय होती है पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में जीत जाता है। यहां एक घटना घटित होती है कि पृथ्वीराज का सेनापति था दिल्ली का गोविंदराज। इसी को कई जगह पे खांडेराव के नाम से भी बताया गया है। तो मोहम्मद गोरी ने गोविंदराज पर अटैक किया और गोविंदराज इसमें थोड़ा घायल हुआ। प्रत्युत्तर में गोविंदराज ने अपना भाला फेंका और मोहम्मद गोरी पर निशाना साधा और वो भाला जाकर मोहम्मद गोरी के लगता है और मोहम्मद गोरी जो है वो घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से यहां एक ऐतिहासिक भूल हुई। पृथ्वीराज चौहान से यहां एक बड़ी भूल हुई जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया, पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। भूल ये थी कि जब इस युद्ध में हारने के बाद
मोहम्मद गोरी वापस भाग रहा था तो मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना पर पृथ्वीराज ने कोई आक्रमण नहीं किया। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया था। गोरी ने समय याचना की, अपने जीवन दान मांगा और पृथ्वीराज चौहान ने एक उदार शासक होने के कारण, एक राजपूत वीर योद्धा होने के कारण निहत्थे गोरी को, एक असहाय गोरी को इस युद्ध में मौत के घाट न उतारकर इसको जीवन दान दे दिया गया। मोहम्मद गोरी यहां से भागकर चला जाता है और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं करता है। इसलिए मोहम्मद गोरी को एक मौका और मिलता है कि वो वापस आए और तराइन का दूसरा युद्ध वो लड़े। यहां ऐतिहासिक भूल क्यों हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया और इसका खामियाजा उठाना पड़ा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में। खामियाजा कैसे उठाना पड़ा वो जरा हम देखते हैं कि फिर लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध अगले साल यानी कि 1192 ईस्वी में। यह युद्ध भी हुआ पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में और इस युद्ध में विजय होती है मोहम्मद गोरी की। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीता, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता। क्यों जीता इस पे हम आते हैं। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी जान बचाकर भाग जाता है, पृथ्वीराज उसका पीछा नहीं करता है और पहले युद्ध में हारने के बाद से लेकर अगले युद्ध यानी कि 1 साल की जो समयावधि थी, इसमें मोहम्मद गोरी ने अपना जो पूरा ध्यान था वो अपनी सेना, अपने प्रशासन पर लगा दिया कि किस तरीके से मैं राजपूताना के उस राय पिथौरा को इस युद्ध में हराऊं। अपना पूरा ध्यान जो है वो अपनी सेना को संगठित करने में, सेना को प्रशिक्षित करने में लगा दिया। लेकिन अगर दूसरी ओर हम पृथ्वीराज की क्रियाओं को देखते हैं तो इसी 1 साल में जहां मोहम्मद गोरी तो अपनी सेना को संगठित करने में लगा हुआ है, रोज नई नई रणनीतियां बना रहा है, वही पृथ्वीराज चौहान इन्हीं दोनों युद्धों के बीच में सहयोगिता को अपहरण करके उठा के लाता है और भोग विलास में लिप्त हो जाता है। अपना पूरा ध्यान अपनी बीवी के साथ, अपना पूरा वक्त अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करने लगता है और राजकार्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, सेना को संगठित करने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इसी चीज का फायदा मिलता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी जो 1 साल तक अपनी सेना को संगठित करने में लगा रहा, वही पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध तक यानी कि पूरे 1 साल में भोग विलास में लिप्त रहा। तो समय आया तराइन के दूसरे युद्ध का और तराइन के मैदान के एक छोर पर मोहम्मद गोरी की सेना डटी हुई है और दूसरी छोर पर पृथ्वीराज चौहान की सेना डटी हुई है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन मोहम्मद गोरी ने यहां एक चाल चली। मोहम्मद गोरी जानता था कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, मैं पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे यहां पे छल करना पड़ेगा, मुझे यहां कपट करना पड़ेगा। इसलिए मोहम्मद गोरी ने अपने एक सेना नायक को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। उस सेना नायक का नाम था किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क। इस किवाम उल मुल्क के साथ में एक संदेश भिजवाया पृथ्वीराज चौहान के खेमे में। संदेश यह था कि देखो पृथ्वीराज, मैं खुद तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, लेकिन मैं क्या करूं, वास्तविक शासक तो मेरा बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी है। मैं तो उसके सेनानायक के रूप में तुमसे युद्ध लड़ने के लिए आया हूं और मैंने अपने बड़े भाई को संदेश भिजवा दिया है कि हम पृथ्वीराज से युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो जब तक मेरे बड़े भाई गयासुद्दीन गोरी का फरमान वापस आता है, मेरे सवाल का जवाब जब तक वापस आता है, तब तक तुम हमारे ऊपर अटैक मत करना और हम भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मैं यहां तुमसे समझौता करना चाहता हूं, तुमसे संधि करना चाहता हूं। मेरे बस की नहीं है कि मैं तुमसे युद्ध लड़ूं, मैं एक बार पहले हार चुका युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान के पास जैसे ही यह संदेश पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान मन ही मन प्रफुल्लित हुआ
और पृथ्वीराज चौहान ने जब अपनी सेना में यह संदेश दिया कि गौरी ने तो युद्ध से पहले ही घुटने टेक दिए, तो जो पूरी सेना थी वो काफी उन्मादित हो गई, काफी उत्सुक हो गई, शराब बटने लगी। पूरे खेमे में युद्ध की, सुबह होने वाले युद्ध की तैयारियों को छोड़कर सभी जो है वो भोग विलास में लिप्त हो गए, शराब का सेवन करने लगे, झूम उठे, नाचने लगे। और यही मौका मोहम्मद गोरी को चाहिए था। इसलिए मोहम्मद गोरी ने यहां छल का प्रयोग किया। समय आया सुबह का, जहां पृथ्वीराज चौहान को लग रहा है कि मोहम्मद गोरी डर चुका है, वो हमसे समझौता करना चाहता है, और मोहम्मद गोरी सोच रहा है कि मेरे लिए यह मौका कितना बड़ा अवसर है। इसलिए जब पृथ्वीराज के सैनिक सुबह सुबह दैनिक क्रियाओं में लगे हुए थे, कोई नहा रहा था, कोई बोतल लेके जा रहा था, कोई झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, उस समय को मोहम्मद गोरी ने एक अवसर माना, एक मौका माना, और उसी समय पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अटैक कर दिया। तो सैनिक स्वयं उठे कि ये हो क्या रहा है, ये तीर किधर से आ रहे हैं, ये घोड़ों की चिंगाहट की आवाज किधर से आ रही है, ये रण की भेरी इस समय क्यों बज रही है। तो जब पृथ्वीराज चौहान की सेना दैनिक कार्यों में लिप्त थी, उस समय मोहम्मद गोरी ने मौका पाकर पृथ्वीराज की सेना पर अटैक किया, और उस वार को पृथ्वीराज की सेना झेल नहीं पाई। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हो गया। तो तराइन के युद्ध का कारण क्या था? मोहम्मद गोरी का बठिंडा पर अधिकार करना। और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया, और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीत गया। अब इस युद्ध के बाद की बातें देखें तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध का महत्व क्या है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था, यह एक निर्णायक युद्ध था, जिसने इतिहास के क्रम को बदल दिया, इतिहास की पहचान को बदल दिया, इतिहास के पन्नों को बदल कर रख दिया। इसका महत्व यह था कि तराइन के सेकंड युद्ध ने सल्तनत यानी मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। अब इसका मतलब समझो। इसलिए मार्ग प्रशस्त किया कि तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद जो मोहम्मद गोरी था, यह मोहम्मद गोरी चला जाता है गजनी, और भारत में जो क्षेत्र इसने जीते, उन क्षेत्रों पर यह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला जाता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्थापना करता है गुलाम वंश, मामलूक वंश या इल्बरी वंश की। और ये 1206 में जब गुलाम वंश स्थापित हुआ, तो यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू मानी जाती है। फिर गुलामों के बाद में खिलजी आए, खिलजियों के बाद में तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, और लोधियों को पराजित करके फिर पानीपत के युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो एकदम से जहां एक और राजपूतों का शासन 12वीं शताब्दी तक माना गया, 7वीं से 12वीं शताब्दी, ये एक युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारतीय इतिहास की दशा को और दिशा को दोनों को ही बदल के रख दिया, क्योंकि यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता का अधिकार शुरू होता है। अब एक प्रश्न हमारे सामने यह है कि साहब, तराइन के दूसरे युद्ध की हम अगर बात करें तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो होती है उसको लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो यहां हम पॉइंट लिखते हैं
पृथ्वीराज की मृत्यु। इस मृत्यु के संदर्भ में हम 3-4 पॉइंट्स देखेंगे। पहला मत देखेंगे हम कि चंद्रबरदाई क्या कहता है, जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज की मृत्यु के संदर्भ में यह कहता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी ले जाता है और वहां सरिये से उसकी दोनों आंखें सलाखों से फोड़ दी जाती है। और जब आसपास के राजा, गजनी के आसपास क्षेत्र के जो दूसरे राजा थे, वो राजा पृथ्वीराज चौहान को देखने के लिए लालायित थे कि भारत का ऐसा कौन सा शेर था राय पिथौरा जिसने इतना नाम कमाया। और मोहम्मद गोरी उसको अपने अधिकार में लेके आ गया, अपनी कैद में डाल रखा है। इसलिए मोहम्मद गोरी ने एक बड़े मंच का आयोजन किया, बड़े उत्सव का आयोजन किया और आसपास के सभी जो सुल्तान थे उन सबको बुलाया कि देखो उस पृथ्वीराज चौहान को मैं कैद करके लेके आया हूं। लेकिन गजनी वहां ये कहता है, गजनी भी उस सभा में उपस्थित हुआ भेष बदलकर, वो चंद्रबरदाई भी उस सभा में भेष बदलकर उपस्थित हुआ और चंद्रबरदाई मन ही मन सोच रहा है कि मोहम्मद गोरी तूने पृथ्वीराज को कैद नहीं कर रखा, पृथ्वीराज को जंजीरों में नहीं बांध रखा, तूने अपनी मौत को कैद कर रखा है। यहां चंद्रबरदाई ये कहने की कोशिश करता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां पर हुई, तो उसकी मृत्यु हुई गजनी में। और यहां एक नई बात सामने ये आती है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान उस दरबार में उपस्थित हुआ तो चंद्रबरदाई ने गोरी से यह कहा कि महाराज ये जो आदमी है ये इतनी विलक्षण प्रतिभा का धनी है कि बिना देखे, आपने इसकी आंखें फोड़ रखी है लेकिन बिना देखे भी ये तीर चला सकता है। मोहम्मद गोरी का आश्चर्य, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मोहम्मद गोरी ने इससे पहले ऐसी कोई विद्या देखी ही नहीं थी। दोनों आंखें फूटी हुई है फिर भी निशाने पर तीर कैसे चलेगा, कि हां ये शब्द भेदी बाण चला सकता है। अगर आप नमूना देखना चाहो तो अभी आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की इस प्रतिभा को देखने के लिए ऊपर एक घंटी बजवाई कि पृथ्वीराज से कहा कि जब ये घंटी बजे तो इस घंटी की दिशा में तुम्हें तीर चलाना है और इस घंटी पर निशाना बांधना है। वही चंद्रबरदाई को पता था कि मैं यहां पे पृथ्वीराज चौहान को अगर संदेश देता हूं तो पृथ्वीराज चौहान मेरी बात को मानेगा और जो हम चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। पृथ्वीराज चौहान अब तक समझ चुका था कि मेरा मित्र चंद्रबरदाई भी इस सभा में उपस्थित है। भले ही दोनों आंखें फूटी हुई थी लेकिन पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई की इस बात को महसूस कर चुका था कि चंद्रबरदाई भी इस सभा में उपस्थित है और कुछ ना कुछ संदेश मुझे चंद्रबरदाई के द्वारा मिलेगा। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी ने घंटी बजाई तो पृथ्वीराज ने उस घंटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, पृथ्वीराज ने ध्यान दिया चंद्रबरदाई की बात पर। और चंद्रबरदाई यहां यह कहने की कोशिश करता है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को यह संदेश दिया कि 4 हाथ 24 गज अंगुल उष्ट प्रमाण अर्ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान, यानी कि एक विशेष दूरी बताई कि 4 हाथ 24 गज और 8 उंगलियों के ऊपर सुल्तान का सिंहासन है। हे सुल्तान मत चूके चौहान, की चौहान मत चूक, मैंने जो डायरेक्शन तुझे दिया 4 हाथ 24 गज अंगनिष्ठ प्रमाण, वहां बैठा है सुल्तान और मत चूके चौहान, इस डायरेक्शन पर तीर चला। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया और वो जो तीर है वो सीधा मोहम्मद गोरी के सूर्य चक्र में जाकर लगा और पृथ्वीराज चौहान ने इस तीर के माध्यम से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। और जब मोहम्मद गोरी की हत्या हुई तो चंद्रबरदाई इस चीज को जानता था कि हम यहां गजनी में फंसे हुए तो हम यहां से जीवित जाएंगे नहीं। इसलिए एक कथानक यहां जुड़ता है कि चंद्रबरदाई ने खुद की कटार निकाली तो पहले तो पृथ्वीराज चौहान को मारा और फिर बाद में खुद ने भी आत्महत्या कर ली। यह कहानी जुड़ती है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अंदर। लेकिन जो चंद्रबरदाई था वो तो पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान था, उसने पृथ्वीराज की प्रशंसा में ही लिखना शुरू किया था और अंत तक पृथ्वीराज की प्रशंसा में ही वो लिखता रहा। लेकिन यहां दूसरे इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था ताज उल
महासीर। और हसन निजामी इस ग्रंथ में यह कहता है कि गजनी में ले जाके नहीं मारा, अजमेर में इसकी हत्या की गई। यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को उठाकर अजमेर लाता है और अजमेर में इसकी हत्या कर देता है। तीसरा मत आता है मिन्हाजुद्दीन सिराज, और इसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था तबकात ए नासिरी। इसमें अलग वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन यह मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गोरी ने सिरसा हरियाणा में की थी, कि जब तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान मैदान छोड़कर भागने लगा तो मोहम्मद गोरी ने उसका पीछा किया और मोहम्मद गोरी ने हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज को पकड़ा और वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट हत्या कर दी। तो ये तीन मत हमारे सामने चलते हैं, चंद्रबरदाई, हसन निजामी और मिन्हाजुद्दीन सिराज। इनकी पुस्तकें भी इतिहास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रही है और मुस्लिम इतिहासकारों में, फारसी इतिहासकारों के अंदर इनका नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। तो लेकिन हम यहां सामान्य रूप से देखते हैं तो यह मत ज्यादा प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में की गई थी और यह मत दिया था चंद्रबरदाई ने। यहां एक भारतीय इतिहासकार एक नया मोड़ इस कहानी के अंदर लेके आते हैं और उन इतिहासकार का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किताब लिखी द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प्रारंभिक चौहानों का साम्राज्य। किताब ध्यान रखना, यह पूछी जा सकती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प्रारंभिक चौहानों का साम्राज्य। उसमें दशरथ शर्मा ने यह बताया कि तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारा तो उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान लगभग 1193-94 तक मोहम्मद गोरी के अधीन अजमेर का शासन संभालता रहा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अजमेर टकसाल के कुछ सिक्के बताए हैं। अजमेर टकसाल के कुछ सिक्कों का प्रमाण दिया है। उन सिक्कों पर 1193-94 तक भी पृथ्वीराज का नाम उन सिक्कों पर चलता रहा। यानी कि 1193-94 तक पृथ्वीराज चौहान के नाम के सिक्के डाले गए। मतलब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध के बावजूद भी जिंदा रहा। यह मत देने वाले इतिहासकार का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। लेकिन इस मत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी यह पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अगली अगर बात करें तो अब हम यहां ये देखते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी चला जाता है गजनी और भारत का जो विजित क्षेत्र था वो सौंप जाता है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब जिस अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था उस अजमेर पर अब अधिकार हो जाता है मोहम्मद गोरी का और मोहम्मद गोरी अपने गुलाम को यहां पे प्रशासक के रूप में नियुक्त कर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था गोविंदराज, ये गोविंदराज क्या करता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली में था, क्योंकि भारत का केंद्र दिल्ली था, तो गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक के पास संदेश भिजवाता है कि तुम दिल्ली में बैठे हुए हो, एक काम करो, कुछ पैसा ले लो और उस पैसे के बदले मुझे अजमेर का राज्य वापस सौंप दो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा ही किया, क्योंकि खुद दिल्ली में बैठा हुआ था, अजमेर का भी प्रशासन चलाना था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज से कुछ धन लिया और उस धन के बदले अजमेर वापस किसे सौंप दिया, गोविंदराज को सौंप दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था हरराज चौहान, यानी कि गोविंदराज का चाचा,
ये इसे रोज आए दिन विद्रोह करता था, रोज आए दिन इसका विरोध करता था, परेशान करता था, इसको ढंग से शासन चलाने नहीं दे रहा था। इनके बीच में कई बार छोटी मोटी झड़पें भी हुई और उन विवादों का सुलझाटा करने के लिए कई बार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से भी आया, लेकिन रोज रोज तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं आ सकता था। इसलिए गोविंदराज यहां से परेशान होता है और परेशान होकर चला जाता है रणथंबोर। और रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखता है गोविंदराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। तो अब हमारा अगला पॉइंट होगा रणथंबोर के चौहान। यहां हमारे अजमेर के चौहान कंप्लीट होते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा रणथंबोर के चौहान। लेकिन रणथंबोर के चौहान पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको यहां ये बताना चाहूंगा जो मोहम्मद गोरी से संबंधित है, जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। इन सारी चीजों के बारे में हम एक बार बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे पहले लक्ष्मी जी के अंकन वाले सिक्के किसने चलाए, इन लक्ष्मी जी के अंकन वाले सिक्कों को हम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के भी कह सकते हैं। लक्ष्मी जी जो धन की देवी है, उन लक्ष्मी प्रकार के जो सिक्के चलाए उस शासक का नाम था मोहम्मद गोरी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस मोहम्मद गोरी को कई स्थानों पर शिहाबुद्दीन गोरी भी कहा गया है और कई जगहों पर इसे मुगिसुद्दीन गोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली चीज, अगर हम अगले मैटर पे बात करें तो हमारा यह अगला मैटर होगा कि मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों पर अपनी कौन सी उपाधि धारण की, तो वहां पे आंसर होगा कि मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन साम की उपाधि यहां पे धारण की। मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए और मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद बिन साम की उपाधि धारण की। यहां ये दो चीजें अपने सामने हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारे पॉइंट पे आते हैं और हमारा पॉइंट है रणथंबोर के चौहान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज चौहान, उसने ही रणथंबोर आके चौहान वंश की नींव रखी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रणथंबोर है कहां। भौगोलिक स्थिति से देखें तो रणथंबोर वर्तमान सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है और एक पर्वतीय क्षेत्र है। रणथंबोर का मतलब क्या है? रणथंबोर का मतलब है कि पहाड़ी का वो भाग जिस पर किला बना हुआ है, इसे कहा जाता है थम्मन, और पहाड़ी के नीचे का वो मैदान जहां युद्ध लड़ा जाता है उसे कहा जाता है रण। तो रण और थम्मन, ये दो चीजों से मिलकर रणथंबोर शब्द का निर्माण हुआ। पहले इसे रणतहपुर के नाम से जानते थे, फिर इसे रणथम्मन के नाम से जानने लगे और अंत में अपभ्रंश होता होता ये रणथंबोर के नाम से जाना जाने लगा। अब अगर बात करें तो रणथंबोर का जो चौहान वंश था, इसकी नींव रखने वाला जो शासक था उसका नाम था गोविंदराज। यानी कि इस रणथंबोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था गोविंदराज चौहान। और गोविंदराज चौहान कौन था? पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। इस गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखी। अब आपके सिलेबस में आप अपनी किताबों के अंदर देखेंगे तो गोविंदराज के बाद में डायरेक्ट बताया गया है हमीरदेव चौहान को। लेकिन हमीरदेव चौहान के समय तो अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किया। तो 1194 और 1301 में लगभग 200 सालों का अंतर, लगभग 100 साल का अंतर। तो क्या 100 साल तक हमीरदेव चौहान ने शासन किया क्या? नहीं, यहां भी प्रारंभिक तौर पर हमीरदेव से पहले कई शासक हुए। उन शासकों के बारे में भी हमें जानना चाहिए।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो गोविंदराज चौहान, और गोविंदराज चौहान के बाद अगर हम देखें तो अगला जो शासक बना उसका नाम था बल्लन देव। इस बल्लन देव के समय जो इल्तुतमिश था, दिल्ली का सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली का सुल्तान बना था इल्तुतमिश। तो इस बल्लन देव जो था, इस बल्लन देव के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ तो मधुर संबंध थे, लेकिन इल्तुतमिश ने 1226 में इल्तुतमिश ने बल्लन देव के समय रणथंबोर पर अधिकार किया। अब जो साम्राज्य है चौहानों का, वो चौहानों का साम्राज्य किसके अधीन आ गया? रणथंबोर का साम्राज्य इल्तुतमिश के अधीन। इसलिए बल्लन देव का जो उत्तराधिकारी बना वीर नारायण, इस वीर नारायण ने इल्तुतमिश से कहा कि देखो इल्तुतमिश, तुम गलत कर रहे हो, तुमने हमारा साम्राज्य ले लिया, एक काम करो, मिल बैठ के बातचीत कर लेते हैं और तुम जो है हमारा साम्राज्य हमें वापस लौटा दो। इल्तुतमिश ने इसे संधि करने के बहाने दिल्ली बुलवा लिया और धोखे से दिल्ली बुलवाकर इस वीर नारायण की हत्या करवा दी। तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि इसकी जो हत्या थी वो दिल्ली में इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। वीर नारायण के बाद में अगला जो शासक बना उसका नाम था वाघभट्ट। इस वाघभट्ट ने वो गलती नहीं की जो वीर नारायण ने की। ये इल्तुतमिश से वापस लेना तो चाहता है, लेकिन ये मौके का इंतजार कर रहा है। वाघभट्ट चाहता है कि मुझे कोई ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी जनता को साथ में लेके एक सेना के रूप में इल्तुतमिश को पराजित करते हुए रणथंबोर का किला वापस लूं, क्योंकि इनके रगों में रजपूती खून था, शुरू से शासन करने के ये आदी थे। लेकिन जब साम्राज्य पर अधिकार मुस्लिमों का है तो अब शासन किसका करे? जनता है, जनता हमें राजा मानती है, लेकिन हमारे पास जो है वो हमारा किला नहीं है। तो वाघभट्ट ने इंतजार किया और वो इंतजार इसका पूरा हुआ 1236 ईस्वी में। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश जो था, उस इल्तुतमिश की मृत्यु का फायदा उठाकर इस वाघभट्ट ने रणथंबोर पर अधिकार किया। देखो एक बार फिर से देखते हैं। रणथंबोर का संस्थापक गोविंदराज चौहान है। गोविंदराज के बाद में बल्लन देव अगला शासक बना और 1226 में इल्तुतमिश ने बल्लन देव के समय रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। अधिकार छुड़वाने के लिए वीर नारायण ने प्रयास किया, लेकिन वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलवाकर मरवा दिया। वीर नारायण के बाद में अगला शासक हुआ वाघभट्ट, और वाघभट्ट ने 1236 में जब इल्तुतमिश मरा तो उसकी मृत्यु का फायदा उठाकर, जब इल्तुतमिश मरा तो जो उसके बेटे और उसकी बेटी रजिया थी, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया और वो अपने ही घरेलू गृह युद्ध के अंदर जो है वो फंसे रहे। और इस स्थिति का फायदा उठाकर वाघभट्ट ने रणथंबोर पर जो है वो वापस अधिकार कर लिया। अब इस वाघभट्ट के बाद में अगला शासक बना जेत्र सिंह, और ये जो जेत्र सिंह था इसी को कहा गया है जय सिम्हा। इस जय सिम्हा ने रणथंबोर पर 32 वर्षों तक शासन किया, और इसी जेत्र सिंह या जय सिम्हा का बेटा था हम्मीर देव चौहान। तो यहां हम्मीर तक आने से के लिए हमें बीच में 2-3 शासकों के बारे में भी जानना पड़ता है। हम्मीर देव चौहान की अगर हम बात करें
तो ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान के बीच जो संबंध थे, उनसे पहले हम हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम्मीरदेव चौहान की जो जानकारी के स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत, इन स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से शिलालेख हैं जिनसे हमें हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की मैं बात करूंगा, जिनमें सबसे पहले नाम आएगा हम्मीर महाकाव्य, दूसरा हम्मीर रासो, तीसरा हम्मीर चरित्र, चौथा हम्मीर बंधन, अगला हम्मीर हट, अगला सुरजन चरित्र, अगला हम्मीर रायण, अगला अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह, और अमीर खुसरो की इस खजाइन उल फुतूह को अलग नाम अगर देखें तो इसे तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। अगर किताब दूसरी देखें तो अमीर खुसरो की ही दूसरी किताब है मितफा उल फुतूह। और अगर हम शिलालेखों के बारे में बात करें तो एक शिलालेख आता है हम्मीरदेव चौहान का बलवन शिलालेख। हम्मीर महाकाव्य जो था, इस हम्मीर महाकाव्य की रचना की नयन चंद्र सूरी ने। हम्मीर रासो की जो रचना की वो रचना की जोधराज ने। हम्मीर चरित्र की रचना की विजय शाह ने। हम्मीर बंधन की रचना की अमृत कैलाश ने। हम्मीर हट और सुरजन चरित्र, इन दोनों ग्रंथों की रचना की चंद्रशेखर ने। हम्मीर रायण की रचना की व्यास भाडव ने। व्यास भाडव। तारीख अलाई, जिसे खजान उल फुतू भी कहा जाता है, और मितफा उल फुतू, इन दोनों ही ग्रंथों की रचना की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। अभी जो खजान उल फुतू और मितफा उल फुतू, ये जो दोनों किताबें हैं, इनमें अंतर यह है कि खजान उल फुतू में तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियानों का वर्णन दिया या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी दी, लेकिन मितफा उल फुतू जो ग्रंथ है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और खिलजी सल्तनत के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है मितफा उल फुतू में। और बलवन शिलालेख क्या है, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अब अगर हम यहाँ हम्मीरदेव की ये जानकारी के स्रोत हमने इतने सारे देखे, इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप राजस्थान के इतिहास में आएंगे और राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति में जब आप साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो उन साहित्यों के अंदर आपको इन साहित्यों के बारे में भी जानना पड़ेगा। इसलिए हम यहीं पे कुछ टॉपिक हमारे यहाँ पे ये इसके हिसाब से क्लियर हो सकते हैं। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, हम्मीर चरित्र, हम्मीर बंधन, हम्मीर हट, सुरजन चरित्र, हम्मीर रायण, खजान फुतू और मितफा उल फुतू और बलवन शिलालेख, और भी कई साहित्य हैं, लेकिन हम यहां ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब अगर मैं हम्मीरदेव चौहान के बारे में अगर नॉर्मल जानकारियां देखें, जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखी थी कि पिता कौन था, पत्नी कौन थी, तो यहां हम हम्मीरदेव चौहान के बारे में देखें तो हम्मीरदेव चौहान के जो पिता थे, उन पिता का नाम था जेत्र सिंह या जय सिम्हा। अगर हम देखें कि हम्मीरदेव चौहान की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था हीरा देवी।
अगर हम देखें कि हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था रंगदे या रंग देवी। फिर हम देखें कि हमीरदेव चौहान के जो गुरु थे, उन गुरु का नाम क्या था, तो नाम आएगा हमारे सामने राघव देव। फिर देखें कि हमीरदेव चौहान के समय जो प्रमुख दरबारी विद्वान था, उस दरबारी विद्वान का क्या नाम था, तो नाम आएगा हमारे सामने विजयादित्य या बीजादित्य का। और आखिरी हम देखें कि हमीरदेव चौहान के समय दरबारी पुरोहित कौन था जो धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करता था, तो उसका नाम हमारे सामने आएगा विश्वरूप। ये जानकारी हमारे लिए काफी जरूरी है कि पिता जेत्र सिंह, माता हीरा देवी, पत्नी रंगदे, गुरु का नाम राघव देव, दरबारी विद्वान बीजादित्य। ये यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दरबारी विद्वान कौन था? बीजादित्य। क्वेश्चन आ सकता है कि बीजादित्य का संबंध किससे है या बीजादित्य किसका दरबारी विद्वान था, तो नाम आएगा हमीरदेव चौहान का। तो ये हमीरदेव चौहान की जानकारी के स्रोत हैं और ये हमीरदेव चौहान के पारिवारिक तथ्य हैं। अगली हम बात करें तो हमीरदेव चौहान के बारे में अगर हम नॉर्मल सी बातें देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये आता है कि हमीरदेव ने जो इसके पिता थे जेत्र सिंह, उनके बारे में मैंने लिखवाया कि उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी बनवाई, 32 खंभों की छतरी का निर्माण। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कहां करवाया? तो आंसर होगा कि रणथंभौर के किले में, रणथंभौर दुर्ग में। दूसरी चीज हम देखें कि हमीरदेव चौहान जो है वो यहां बैठ के, इस छतरी में बैठ के जनता के लिए न्याय करता था, इसीलिए इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां अगर क्वेश्चन आए कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो उसका आंसर होगा हमीरदेव चौहान। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि 32 खंभों की छतरी किसे समर्पित है, तो आंसर होगा आपका जेत्र सिंह या जयसिम्हा। दूसरी चीज कि हमीरदेव चौहान ने जो अपनी दिग्विजय नीति थी, इस दिग्विजय नीति का पालन करते हुए एक अश्वमेघ प्रकार का यज्ञ होता था। और उस अश्वमेघ जो यज्ञ होता, अश्वमेघ यज्ञ स्पेशली जब राजा अपना राज्याभिषेक संपन्न कर लेता था तो उसके साम्राज्य विस्तार के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, जिसमें उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जब तक वो निर्बाध रूप से जहां जहां तक घूम के आता था वहां वहां तक उसका साम्राज्य स्थापित होता था। और कोई भी आदमी अगर उस घोड़े को रोक लेता था, पकड़ लेता था, तो उसको राजा की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भगवान श्री राम जो है वो अपने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को छोड़ देते हैं और वो जब घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक तो भगवान श्री राम का साम्राज्य स्थापित होता है, लेकिन लव और कुश जो है उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। यह अश्वमेघ यज्ञ था। तो इसमें अश्वमेघ यज्ञ का ही एक प्रकार था और उस यज्ञ का नाम था कोटि यजन यज्ञ। तो उल्लेख मिलता है कि हमीरदेव चौहान ने 2 कोटि यजन यज्ञों का संपादन किया। और ये यज्ञ करने वाला जो पुरोहित था, वो पुरोहित मैंने अभी जो आपको लिखाया कि हमीरदेव चौहान का पुरोहित कौन था, तो वो था विश्वरूप। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। हमीरदेव चौहान ने कोटि यजन यज्ञों का आयोजन करवाया और उस यज्ञ का संपादन किया विश्वरूप ने। अब ये जो कोटि यजन यज्ञ है, इस यज्ञ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमीरदेव चौहान के बलवन शिलालेख में, जो मैंने अभी सबसे लास्ट में आपको लिखवाया। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके कि हमीरदेव चौहान द्वारा संपादित कोटि यजन यज्ञों का उल्लेख कहां मिलता है, तो वो आंसर होगा आपका बलवन शिलालेख में। अब हम आगे आते हैं तो हमीरदेव चौहान का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध देखते हैं।
हमीरदेव चौहान के समय जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किए और अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किए। तो यहां जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी और एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। यह मैं आपको स्पेशली बताऊं, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और 1296 तक ये शासक रहा। लेकिन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा भी था, इसका दामाद भी था, उसने 1296 में इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और 1296 से लेकर 1316 तक ये शासन करता रहा। तो यहां जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया। अब हम स्पेशली पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले हम जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की हम बात करेंगे। हमारे सामने एक चीज आती है कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर जो आक्रमण किया, इस आक्रमण के बारे में हम देखेंगे। तो यहां जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन हमीरदेव चौहान के बीच में हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि एक आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने और उस आक्रमण को कहा जाता है झाइन पर विजय। झाइन पर विजय। झाइन क्या था कि जैसे मान लो यह रणथंबोर का किला है, तो मुख्य दुर्ग तक पहुंचने के पहले कुछ रास्ते में छोटे छोटे किले, छोटी छोटी चौकियां स्थापित की जाती थी, ताकि अगर किसी आक्रमणकारी का यहां पर आक्रमण होता है तो यहां के कुछ सैनिक यहां जाकर संदेश दे दें और यहां की सेना जो है वो सतर्क हो जाए। राजस्थान के लगभग सभी किलों में यह व्यवस्था थी। तो ये रणथंबोर का किला था, तो ये माधोपुर खंडार के अंदर जो है वो झाइन का दुर्ग भी है, जिसको छान के नाम से जानते हैं, झाइन दुर्ग। और इसे जो झाइन का दुर्ग था, इसे कहा जाता था रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। यानी कि अगर रणथंबोर के ताले को खोलना है तो इस झाइन की कुंजी को अपने हाथ में लेना जरूरी है, यानी कि झाइन को जीतना जरूरी है। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक किया तो पहली झड़प होती है इनकी झाइन में, और ये समय था 1291 का। यहां युद्ध हुआ हमीरदेव वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी के बीच में। इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापति यहां पे भेजे। एक सेनापति का नाम था मलिक खुर्रम, एक सेनापति का नाम था अहमद सरजिंदर, एक सेनापति का नाम था कुरबेग आलम। इन तीनों सेनापतियों के नेतृत्व में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर में सेना भेजी और इस सेना ने जाके हमीरदेव चौहान की जो सेना थी, इस सेना को पराजित कर दिया। हमीरदेव चौहान की जो सेना थी, इसका नेतृत्व कर रहा था गुरदास सैनी। हमीरदेव चौहान इस समय कोटी अजन यज्ञ में उलझा हुआ था, इसलिए उसने गुरदास सैनी के नेतृत्व में सेना भेजी। और जलालुद्दीन खिलजी खुद दिल्ली में था, लेकिन उसने सेना भेजी तीनों सेनापतियों के नेतृत्व में। यहां गुरदास सैनी और जलालुद्दीन खिलजी की सेना के बीच में झड़प होती है और इस युद्ध के अंदर जो गुरदास सैनी है, यह गुरदास सैनी की मृत्यु हो जाती है, गुरदास सैनी मारा जाता है। इस पक्ष की विजय होती है और जलालुद्दीन खिलजी की जब विजय हुई तो जलालुद्दीन खिलजी झाइन को जीतता हुआ आगे बढ़ता है रणथंबोर की ओर। और जब झाइन को जीतने के बाद जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर की ओर बढ़ता है तो इस रणथंबोर के किले के चारों तरफ से घेरा डाल देता है, अपनी सेना को चारों तरफ इस किले के सजा लेता है। कई महीनों तक, एक लंबे समय तक यह घेरा जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग का डाले रखा। जलालुद्दीन खिलजी की सेना बाहर से अंदर की ओर पथराव कर रही थी और अंदर की ओर से राजपूत सैनिक तीर और पत्थर का प्रहार इनके ऊपर कर रहे थे। इसलिए
जो बाहर जो सेना थी, इस सेना को ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि किले के अंदर पत्थर जा रहे हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण लगेगा पत्थरों पर, तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, निशाना भी नहीं बैठेगा। लेकिन ऊपर से अगर कोई नीचे जमीन की ओर पत्थर उत्तर फेंकेंगे या तीर चलाएंगे तो नुकसान नीचे वालों को होगा। जलालुद्दीन खिलजी की आधी सेना रणथंबोर के इस घेरे के अंदर खत्म हो गई। इसलिए रणथंबोर के घेरे को, रणथंबोर का जो घेरा जलालुद्दीन खिलजी ने डाल रखा था, जलालुद्दीन खिलजी को मजबूरन वो घेरा हटाना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसका नाम था इसने कहा कि एक काम करो, इस घेरे को हटा लो, यहां से ये घेरा हटाओ, हमारी सेना जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए इस किले का घेरा हटा लिया, यानी कि अपनी जो असफलता थी, अपनी इस असफलता को छुपाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 100 किलों को, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, यहां मैं लिख लेता हूं कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले के संदर्भ में कहा था कि मैं ऐसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। समझेगा क्या? सेना तो तेरी हार रही है, आधी सेना तो वैसे खत्म कर दी चौहानों ने। इसलिए अपनी असफलता को छिपाने के लिए इसने उसी युक्ति का प्रयोग किया जो आपने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होगी कि जब लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं आते तो लोमड़ी अपने मन को सांत्वना देने के लिए कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। यहां ये किया कि मैं ऐसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मैं चाहता ही नहीं इस किले का मैं अधिकार करूं, छोड़ो हटाओ, छोटी मोटी जगह ही है। जबकि वास्तविकता ये थी कि इसके बस की बात ही नहीं थी। अपनी असफलता को छुपाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी को इस कोटेशन का प्रयोग करना पड़ा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस किले के संदर्भ में कहा गया? तो रणथंबोर किले के संदर्भ में ये कहा गया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब 1291 में रणथंबोर पर अटैक किया तो जैन के दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया, और उस युद्ध में हमीरदेव चौहान का जो सेनापति था गुरदास सैनी, नाम याद रखना, गुरदास सैनी, वो इस युद्ध में मारा गया। लेकिन जब ये जैन जीतने के बाद रणथंबोर का घेरा डालते हैं तो वहां पे ये हार जाते हैं। यानी कि ये जो पूरा अभियान रहा, ये अभियान असफल रहा। युद्ध तो जीता, एक छोटी लड़ाई तो उन्होंने जीती, लेकिन जो ये दिल्ली से अभियान बनाकर एक ऑपरेशन के रूप में रणथंबोर जीतने आए थे, ये अभियान इनका असफल रहा। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, और इन 17 युद्धों में से 16 युद्धों में यह विजय प्राप्त हुआ। 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में एक युद्ध में इसने हार प्राप्त की, और वो हार आगे हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का 1301 का अभियान। यहां तक आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में जो संबंध थे उनके बारे में हमने देखा। अब यहां जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ हम अब आगे संबंधों को देखेंगे। अगला पॉइंट हम लेते हैं हमीरदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनके बीच में युद्ध के कारण क्या रहे। तो सबसे पहला कारण और सबसे अच्छा जो कारण होगा वो एक तो ये होगा कि जलालुद्दीन खिलजी को अपने अभियान में जो असफलता मिली, उससे खिलजियों की जो ख्याति थी उसमें थोड़ी गिरावट आई, और अलाउद्दीन खिलजी खिलजियों की ख्याति को बरकरार रखना चाहता था,
इसलिए एक प्रेस्टिज पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया कि मेरे चाचा की हार को बदला मैं लूंगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला यहां लेने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट, एक मैंने आपको जो वीडियो बताया था कि कैसे पढ़ना है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जब गुजरात पर अटैक किया तो गुजरात से जब उस सेना वापस दिल्ली की ओर लौट रही थी तो एक मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह, माहिम शाह भी उसे कहा गया है, वो बीच में विश्वासघात करता है अलाउद्दीन की सेना के साथ और वो शरण लेने के लिए चला जाता है हमीरदेव चौहान के पास। तो इस वजह से भी यहां पे जब अलाउद्दीन के विद्रोही माहिम शाह, या इसे ही कहा गया है मोहम्मद शाह, को हमीर द्वारा शरण देना, यह इसका एक कारण है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के पास संदेश भिजवाया कि मेरा जो विद्रोही सेनापति मंगोल सेनापति तेरे पास है वो मुझे वापस लौटा दे, मैं चला जाऊंगा, तो हमीरदेव चौहान ने कहा कि इसकी रक्षा का वचन मैं दे चुका हूं, तो अब चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मैं किसी भी सूरत पर नहीं दूंगा। इसलिए इनके बीच में युद्ध हुए। अब कुछ इतिहासकार या नई बातों को भी जोड़ते हैं कि माहिम शाह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना बेगम, मराठा रानी चिमना बेगम को यहां पे भगाकर ले आया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं इस बात को कि माहिम शाह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की जो मराठा रानी थी चिमना बेगम, इस चिमना बेगम को भी अपने साथ में यहां पे उठा के ले आया था। तो ये कारण भी हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगली चीज, अगला कारण कि रणथंबोर का जो किला था वो भौगोलिक दृष्टि से इतना सुदृढ़ था कि वो अपना एक सामरिक महत्व रखता था। तो यहां रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व भी हम यहां पे जोड़ सकते हैं। सामरिक महत्व का मतलब यह है कि जैसे मानो कि ये रणथंबोर का जो किला है वो सवाई माधोपुर में पड़ता है इस जगह पे, दिल्ली पड़ता है इस जगह पे, दक्षिण भारत पड़ता है इस जगह पे। तो अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत पर अटैक करेगा तो एक तो उसे रणथंबोर होते हुए जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि बीच में रणथंबोर के साथ युद्ध करना पड़ जाए, तो आधी सेना तो दक्षिण भारत पहुंचने से पहले यही खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले यहां को जीतो, फिर अलाउद्दीन खिलजी बाद में इसी स्थान को केंद्र बनाकर दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करेगा। तो ये अपना एक साम्राज्य, अपना एक सामरिक महत्व रखता था। तो ये कारण हमने यहां देखे। ये जो तीन कारण मैंने आपको बताए, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना और माहिम शाह को हमीर द्वारा शरण देना, इनमें सबसे जो मजबूत कारण है वो है ये वाला। इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के बीच में दो मुख्य युद्ध लड़े गए हैं। एक युद्ध आएगा जो पहला युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम होगा हिंदवाट घाटी का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया 1299 में। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी थी झाइन, और झाइन से पहले बनास के किनारे पे एक घाटी पड़ती थी, उसे नाम था उसका हिंदवाट घाटी। और हिंदवाट घाटी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और हमीर दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है। हमीर देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध में हमीर देव चौहान जो है उसके दो सेनापति थे। एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका भी नेतृत्व उसके दो महान सेना नायक कर रहे थे। एक का नाम था उलूग खां और एक का नाम था नुसरत खां। तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है दिल्ली में, हमीरदेव चौहान बैठा हुआ है रणथंबोर में, और इन दोनों की सेनाएं उलझी हुई है हिंदवाट घाटी में। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ
और उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो खिलजी सेना थी, उस खिलजी सेना ने भीम सिंह की हत्या कर दी। यानी कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने भीम सिंह की हत्या कर दी। हमीरदेव चौहान का जो सेनापति था भीम सिंह, जो विश्वास पात्र था, वो इस युद्ध के अंदर मारा गया। धर्म सिंह जो है वो अपनी जान बचाकर भागता है रणथंबोर हमीरदेव चौहान के पास, और इस पक्ष में इस युद्ध में विजय होती है अलाउद्दीन खिलजी की। और उलूग खां और नुसरत खां ये दोनों आगे बढ़ते हुए झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। यानी कि यहां भी वही बात आ रही है, झाइन को जीतना तो नेसेसरी है। हिंदवाट घाटी में युद्ध हुआ, हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी दोनों युद्ध के अंदर मौजूद नहीं है। हमीरदेव रणथंबोर में है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। हमीरदेव के दो सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के भी दो सेनापति उलूग खां और नुसरत खां इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो झड़प हुई, इसमें एक सेनापति हमीरदेव चौहान का भीम सिंह मारा जाता है। यहां एक चीज ये विशेष ध्यान रखना कि कहीं आपको पढ़ने को भी मिलेगा, कहीं आपको किसी ने पढ़ाया भी होगा कि इस युद्ध में भीम सिंह भी मारा गया और इस युद्ध में नुसरत खां भी मारा गया। बिल्कुल गलत है। नुसरत खां अभी नहीं मारा जाएगा, हम अभी आगे देखेंगे, शुरुआत वहीं से होगी। तो हिंदवाट घाटी के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीतती है और यह सेना आगे बढ़ते हुए झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेती है। तो यह पहला युद्ध था। अब हम इनके दूसरे युद्ध के बारे में देखेंगे। और दूसरा युद्ध कब होगा? मेन युद्ध एके का रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी में। दोस्तों, इस युद्ध की अगर हम बात करें तो झाइन जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंबोर दुर्ग का घेरा डालती है। यहां पॉइंट टू पॉइंट देखना, उलूग खां नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंबोर दुर्ग का घेरा डालती है। दुर्ग के अंदर से जो पथराव हुआ, जो तीरबाजी हुई, उस तीरबाजी में नुसरत खां की मृत्यु हो जाती। यहां नुसरत खां की मृत्यु होगी। यानी कि ये जो दूसरा जो युद्ध लड़ा गया रणथंबोर का, इसकी शुरुआत ही नुसरत खां की मृत्यु से होती है। तो यहां नुसरत खां की मृत्यु हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा सेनापति था उलूग खां, यह अकेला बच गया सेनापति के तौर पर। सेना तो थी लेकिन ये अकेला बच गया। इसलिए ये यहां से भागकर उलूग खां वापस जाता है झाइन, जो इन्होंने पहले जीता था, और झाइन से संदेश भिजवाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास कि नुसरत खां मारा गया और मैं भी भाग के वापस आ रहा हूं। राजपूतों ने बहुत तगड़े तरीके से हमारे ऊपर प्रहार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम भागकर मत आओ, मैं विश्व विजय का सपना देख रहा हूं और तुम भागकर आने की बात कर रहे हो। मैं दिल्ली से आ रहा हूं और थोड़ा ही समय लगेगा, तब तक तुम जैसे तैसे यथास्थिति बनाए रखो। अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है कि 30,000 की सेना अपने साथ लेकर दिल्ली से रवाना होता है, और अब नुसरत खां की जगह अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध के अंदर भाग लेता है। स्वयं सुल्तान इस युद्ध के अंदर आता है। तो उलूग खां और अलाउद्दीन खिलजी अब दोबारा इस युद्ध में देखेंगे। तो नुसरत खां की मृत्यु, और साथ ही हम देखेंगे एके का युद्ध में प्रवेश होना। एके का युद्ध में प्रवेश होता है और रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाल दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब स्थिति देखी कि क्या हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां एक रणनीति नची, और रणनीति के तहत क्या किया कि एक दूत भेजा। दूत का नाम था मोलन देव के साथ
एक संधि पत्र अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर के पास भेजा और इस संधि पत्र में लिखा हुआ था कि दुर्ग से बाहर आओ और हम बैठकर बातचीत करेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध को टालना चाहते हैं। हम्मीर देव चौहान ने इस पत्र का जवाब देने के लिए, इस संधि पत्र का जवाब देने के लिए अपने दो सेनापतियों रणमल व रत्तीपाल को इस दुर्ग से बाहर भेजा अपना फरमान लेकर। और फरमान क्या था कि तू संधि करना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन यह मत समझ कि हम अधीनता स्वीकार कर लेंगे, हम किसी भी कीमत पर युद्ध लड़ेंगे। तो रणमल और रत्तीपाल जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास हम्मीर देव का संदेश लेकर आते हैं, तो हम्मीर देव चौहान के ये जो दोनों सेनापति हैं, उनको अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अगर मान लो तुम यहां आए मेरे पास और अगर मैं तुम्हारा इस समय मर्डर कर देता हूं, तुम्हारी हत्या कर देता हूं, तो फिर बताओ क्या रहेगा। हम्मीर देव चौहान की तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने सेवा की, तुम्हें क्या मिला? मौत के मुंह में भेज दिया। अगर मान लो मैं अभी तुम्हारी हत्या कर दूं तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ करने के रहोगे तुम? तो रणमल ने कहा कि बात तो सही है, कर सकते हो, कि तुम्हें आज दिन तक तुम्हारे बाप दादा सेनापति थे, तुम भी एक सैनिक हो, सैनिक ही रहोगे, आज दिन तक तुम्हें कुछ मिला? रणमल ने कहा कुछ नहीं मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरा साथ दो, ये रणथंभौर का किला मैं तुम्हें सौंप कर चला जाऊंगा। रणमल और रत्तीपाल के दिमाग में यहाँ पे धोखाधड़ी का उन्होंने एक साजिश उन्होंने रची। अलाउद्दीन खिलजी ने साजिश रची और रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया। तो यहां अगला पॉइंट होगा रणमल और रत्तीपाल का विश्वासघात। और रणमल और रत्तीपाल ने जब विश्वासघात किया तो इन्होंने गुप्त दुर्ग के अंदर प्रवेश करने का एक गुप्त दरवाजा हम्मीर देव चौहान को बता दिया। इसलिए जब हम्मीर देव चौहान के दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश करती है, तो यहां पे युद्ध होता है। और यहां हुए इस युद्ध में, जो हम्मीर देव चौहान की जो रानी थी उसका नाम था रंगदे। रंगदे के नेतृत्व में जल जोहर हुआ। और ये जो जल जोहर हुआ तो 1301 की यह घटना राजस्थान का पहला साका कहलाती है। साका में दो चीजें होती है, एक जोहर और एक केसरिया। ये जो जोहर रानी रंगदे के नेतृत्व में हुआ था, यह जल जोहर था। जोहर का मतलब है कि जब विद्रोही सेना अधिकार कर लेती है हमारे राज्य पर, तो उस समय मध्यकाल में जो राजपूत स्त्रियां थी वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जोहर की अग्नि में कूद जाती थी या जोहर करने के लिए जल में कूदकर अपनी जान दे देती थी, लेकिन शत्रु के हाथ में कभी नहीं आती थी। तो यहां जो जोहर हुआ ये जल जोहर हुआ। और ये जो जोहर और जो राजपूतों के नेतृत्व में केसरिया हुआ वो राजस्थान का पहला साका कहलाती है। यानी कि 1301 की यह घटना राजस्थान का पहला साका कहलाती है। तो राजस्थान का पहला साका 1301 में हुआ। कहां हुआ? रणथंभौर में हुआ। अब यहां हम्मीर महाकाव्य में एक जानकारी मिलती है। हम्मीर महाकाव्य में एक जानकारी मिलती है। जानकारी यह मिलती है कि हम्मीर देव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ। हम्मीर ने शिव मंदिर में अपना शीश काटकर दान दे दिया। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम्मीर देव चौहान ने शिव मंदिर में अपना शीश दान दिया। और जब हम्मीर देव चौहान मारा गया, राजपूतों ने केसरिया किया और राजपूत महिलाओं ने जोहर किया, तो जुलाई 1301 में एके का
रणथंबोर पर अधिकार हो जाता है और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यहां का शासन प्रशासन उलूग खां को सौंप देता है। उलूग खां को प्रशासक नियुक्त किया। ये अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के बारे में थोड़ी डिटेल है। यानी कि जब नुसरत खां और उलूग खां ने हिंदुवाड़ घाटी में को जीतने के बाद झाइन पर अधिकार किया और झाइन पर अधिकार करके जब ये रणथंबोर की ओर बढ़े तो जब रणथंबोर दुर्ग का इन्होंने घेरा डाला तो नुसरत खां वहां पे मारा जाता है। उलूग खां डरकर वापस झाइन आ जाता है और संदेश अलाउद्दीन के पास भिजवाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आता है और अलाउद्दीन खिलजी ने, नाम याद रखना, मोलन देव के माध्यम से रणथंबोर दुर्ग के अंदर हमीर देव चौहान के पास में एक संधि पत्र भिजवाया जिसमें संधि करने की बात कही और यह कहा कि मेरा जो विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह तुम्हारे पास है वो मुझे वापस लौटा दो। हमीर देव चौहान ने वो लौटाने से मना कर दिया। तो हमीर देव चौहान ने इसका उत्तर देने के लिए रणमल और रत्तीपाल को दुर्ग से बाहर भेजा और रणमल और रत्तीपाल ने यहां पे विश्वासघात किया और ये दोनों जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। तो इस रणमल और रत्तीपाल ने गुप्त द्वार बता दिया दुर्ग के अंदर प्रवेश करने का। तो यहां जो युद्ध हुआ उसमें रानी रंगदे के नेतृत्व में तो जल जोहर हुआ और राजपूतों के नेतृत्व में केसरिया हुआ। हम्मीर महाकाव्य में जानकारी मिलती है कि हम्मीर ने शिव मंदिर में अपना शीश दान कर दिया था। तो 1301 की जो ये घटना है, ध्यान रखना 1301 की जो ये घटना है ये राजस्थान का पहला साका कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना जोहर कौन सा था? जल जोहर। जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है उलूग खां को इस दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर देता है। यह अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान था 1301 का। अब यहां थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां को नियुक्त किया, लेकिन हमीर देव चौहान जो था, इस हमीर देव चौहान के बारे में इतिहास में एक चीज मिलती है, एक बात मिलती है इसकी हठ धर्मिता को बताने के लिए कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह हठ धर्मिता को बताती है कि सिंह का यौवन भी एक बार आता है, सतपुरुष के मुंह से निकली हुई वाणी भी एक बार आती है। केले का जो पौधा होता है वो भी जीवन में एक ही बार पुष्प देता है, एक ही बार प्रफुल्लित होता है। तिरिया तेल, तिरिया यानी बेटी, बेटी के तेल यानी कि बेटी का विवाह भी एक ही बार होता है। उसी प्रकार हम्मीर ने जो हट कर ली, जैसे ये सारे काम एक ही बार होते हैं, तो हम्मीर ने जो हट कर ली ये भी एक ही बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। हम्मीर की हठ धर्मिता को ये बात बताने के लिए, हम्मीर की हठ धर्मिता को दर्शाने के लिए ये उक्ति काम में ली जाती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जो आपका हम्मीर देव चौहान है, हम्मीर देव चौहान ने एक काव्य शैली की रचना की थी, एक काव्य संग्रह बनाया था और उसका नाम था श्रृंगारहार। श्रृंगारहार नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो वो आंसर होगा आपका हम्मीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी जब इस युद्ध को देखता है, इस युद्ध को जीतता है, तो अलाउद्दीन खिलजी यहां एक पंक्ति इस युद्ध, इस दुर्ग के बारे में काम में ली जाती है, रणथंबोर दुर्ग के बारे में, कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार किया तो कुफ्र, कुफ्र शब्द बना है काफिर से, और काफिर मुस्लिम साहित्य में कहा गया है उन लोगों को जो मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी कि स्पेशली इंडिकेट करके कहा गया है हिंदुओं के लिए कि आज हिंदुओं का जो गढ़ था इस्लाम का घर हो गया, यानी कि मुसलमानों का घर हो गया।
तो ये 2-3 तथ्य अलग से हैं कि ये हठधर्मिता को दर्शाने वाली पंक्तियां हैं। हमीर देव ने श्रृंगारहार नामक काव्य ग्रंथ की रचना की और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान, रणथंबोर विजय के समय प्रयुक्त की गई पंक्तियां हैं। और किस दुर्ग के संदर्भ में है? तो रणथंबोर दुर्ग के संदर्भ में है। रणथंबोर के जो चौहान वंश है वो समाप्त होते हैं। दैट्स ऑल। अगली वीडियो में हम जालोर के चौहानों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम मेवाड़ के इतिहास की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत,